हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष जैन अपनी मॉडर्न प्रिंस स्कूल में मैथ्स फैकल्टी। तो ये जो वीडियो आपके लिए बन रही है, तो अपने स्कूल के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो अपने आज का जो टॉपिक है वो केवल 10वीं क्लास के लिए है। गणित की बुक में, केवल 10वीं गणित की बुक में अपना जो टॉपिक है उसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। टॉपिक का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ये अपनी 10th की मैथ की बुक में 8वां चैप्टर है, ऊंचाई एवं दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। ये अपना टॉपिक है 10th की मैथ की बुक में 8वां चैप्टर है, ऊंचाई एवं दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। ये अपना टॉपिक है, ये बोर्ड पेपर में आता है 3 नंबर का। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड पेपर में कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का, यानी 3 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। पर ये जो 3 नंबर हैं ये केवल 3 का फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके साथ में अपने याद रखना है कि मैथ की जो बुक है अपने, उसमें अपने टोटल 18 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर है, प्लस उसके साथ में एक चैप्टर और लगता है सड़क सुरक्षा शिक्षा। सड़क सुरक्षा शिक्षा अपने पास एक और टॉपिक है, 19वां टॉपिक सड़क सुरक्षा शिक्षा, जो कि कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। यानी कि 8वां टॉपिक है मैथ की बुक में, वो है ऊंचाई एवं दूरी। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। पर ये केवल 3 नंबर का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 18 चैप्टर के अलावा एक और चैप्टर लगता है सड़क सुरक्षा शिक्षा, रोड सेफ्टी एजुकेशन। ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ये 4 नंबर किस प्रकार हैं? इसमें 1 नंबर का एक सवाल बोर्ड पेपर के लिए। बोर्ड पेपर के लिए इन 4 नंबरों में 1 नंबर का एक सवाल, एक और नंबर का एक और सवाल और 2 नंबर का एक और सवाल, यानी 1, 2, 3 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। अब भाई ये 19वीं प्रश्नावली इससे कैसे रिलेटेड है? इससे इसलिए रिलेटेड है क्योंकि ये 3 नंबर तो इसके फिक्स हैं कि 3 नंबर तो आएगा ही आएगा। पर ये जो 19वीं प्रश्नावली है, इसके जो 4 नंबर बन रहे हैं, इनमें से ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ रहा है और 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ रहा है, ये क्वेश्चन भी बाई चांस या फिर ऑलमोस्ट आते ही हैं प्रश्नावली संख्या 8 से, चैप्टर नंबर 8 से। यानी कि ये प्रश्नावली कितने नंबर की होगी? ऊंचाई एवं दूरी फिक्स है, 3 नंबर का तो पक्का ही है। उसके अलावा यदि ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो 3 ये 1 ये कितना नंबर हो गया? 4। और यदि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 ये 2 ये कितना नंबर बन गया? 5। यानी ये प्रश्नावली 3, 4 या 5 नंबर की है, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होगी भी। तो अपना ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8, ऊंचाई एवं दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अपने को 3 टॉपिक आने चाहिए, यानी कि पूरा चैप्टर क्लियर करने के लिए केवल 3 टॉपिक आने चाहिए। सबसे पहला नंबर टॉपिक है वो है अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि प्रश्नावली को पढ़ने के लिए कितने टॉपिक आने चाहिए? 3 टॉपिक। पहला टॉपिक कौन सा है? त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद नंबर 2 टॉपिक है वो है अपने पास त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सारणी, और तीसरा टॉपिक है अपने पास वो है डायग्राम। तीसरा टॉपिक क्या है? डायग्राम। यानी याद रखना है ऊंचाई एवं दूरी, इस टॉपिक को समझने के लिए अपने को 3 टॉपिक आने चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा है त्रिकोणमितीय सारणी और तीसरा है डायग्राम। यदि ये तीनों चीज़ अपने को आती है तो इन 3 चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रश्नावली संख्या 8 में, ऊंचाई एवं दूरी में। तो सबसे मेन बात क्या है कि ये टॉपिक है 3 टॉपिक में डिवाइड है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आया है वो नाम आया है त्रिकोणमिति। क्या नाम आया है? त्रिकोणमिति। तो समझते हैं भी त्रिकोणमिति होती क्या है। तो वही बात है, जैसे हिंदी में अपन क्या करते हैं, हिंदी में अपन सबसे पहले संज्ञा पढ़ते हैं या सर्वनाम पढ़ते हैं या विशेषण पढ़ते हैं, तो उनकी सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? परिभाषा पढ़ते हैं। यानी संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या होती है? संज्ञा होती है। उसी प्रकार गणित में होता है, अलग नहीं होता कुछ। जैसे हिंदी में होता है संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले उसकी परिभाषा। उसी प्रकार गणित में होता है कि कोई भी चीज़ अपन पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी क्या आनी चाहिए? अपने को परिभाषा आनी चाहिए। परिभाषा कैसे? अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या आया है? त्रिकोणमिति। क्या नाम आया है?
त्रिकोणमिति। तो अपन लेते हैं त्रिकोणमिति को, कि त्रिकोणमिति होती क्या है। इसकी सबसे पहले क्या सीखेंगे अपन, परिभाषा सीखेंगे त्रिकोणमिति। अब देखो स्टूडेंट्स, बात ये है कि ये जो त्रिकोणमिति है ये इसका वास्तविक नाम नहीं है। त्रिकोणमिति वास्तविक नाम नहीं है, इसका वास्तविक नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्री। याद रखना है अपने को इस बात को कि इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। अपन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमिति काम में लेते हैं ना, शब्द को काम में लेते हैं, पर वास्तविक नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये ट्रिग्नोमेट्री वास्तविक नाम कैसे है, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति है इसकी मूल रूप से खोज है वो ग्रीस देशों में मानी जाती है, कि ग्रीस देशों में की गई थी। कैसे की गई थी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, अपन परिभाषा से समझते हैं इस चीज़ को, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है शब्द है, ये ग्रीक भाषा के कितने शब्दों, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले का नाम है ट्रिग्नोन और दूसरे का नाम है मेट्रोन। याद रखनी है अपने को ये बात है कि त्रिकोणमिति हिंदी का नाम है, वास्तविक नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ट्रिग्नोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। अभी ट्रिग्नोन का हिंदी में अर्थ क्या है, ट्रिग्नोन का हिंदी में अर्थ होता है त्रिभुज। याद रखना ये बात है, ट्रिग्नोन का हिंदी में अर्थ क्या होता है, त्रिभुज, और मेट्रोन का हिंदी में अर्थ होता है मापन। क्या अर्थ होता है, मापन। यानी त्रिकोणमिति है ये हिंदी का शब्द है, इसका वास्तविक नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के। कितने शब्दों से, दो शब्दों से। ग्रीक भाषा के कौन से दो शब्द हैं, एक है ट्रिग्नोन और एक क्या है, मेट्रोन। ट्रिग्नोन का हिंदी अर्थ क्या होता है, त्रिभुज, और मेट्रोन का हिंदी अर्थ क्या होता है, मापन। यानी याद रखना है कि गणित की वह शाखा, परिभाषा क्या बन रही है इसमें, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्दों ट्रिग्नोन मेट्रोन से मिलकर बनी है। ट्रिग्नोन का अर्थ त्रिभुज, मेट्रोन का अर्थ मापन। यानी कि परिभाषा क्या बनेगी, गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ इसको। क्या किया अपन ने, अपनी प्रश्नावली संख्या कौन सी है, 8, ऊंचाई एवं दूरी। ये टॉपिक समझने के लिए कितने टॉपिक चाहिए अपने को, 3 टॉपिक। पहला टॉपिक कौन सा है, त्रिकोणमिति है, अनुपात। दूसरा त्रिकोणमिति है, सारणी। और तीसरा क्या है, डायग्राम। तो अपने ये 2 टॉपिक है, इसमें नाम आ गया त्रिकोणमिति। और 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, तीनों क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति। तो अपन ने बताया था कि कोई भी चीज़ अपन पढ़ते हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। तो त्रिकोणमिति वास्तविक नाम है या हिंदी नाम है, हिंदी नाम है। वास्तविक नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के कितने शब्दों, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज, मेट्रोन का मापन। यानी गणित की वह शाखा, परिभाषा क्या बनी, गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज का मापन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब अपने को समझना पड़ेगा कि त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो याद रखना है भी, सभी को पता है 10th क्लास में अपन, ये क्या है, एक त्रिभुज, इसका नाम दे दिया ABC। ये ABC अपने पास क्या है, एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में क्या क्या चीज़ है, इस त्रिभुज में 1, 2 और 3, कितनी भुजाएं हैं, 3। और 1, 2 और 3 कितने कोण हैं, 3। यानी किसी त्रिभुज में 3 तो क्या होती है, भुजाएं। 3 क्या होती है, भुजाएं। और 3 ही क्या होते हैं, कोण। ये याद रखना है अपने को, किसी त्रिभुज में 3 क्या होती है, भुजाएं, और 3 ही क्या होते हैं, कोण। यानी कि गणित की पूरी परिभाषा क्या बनेगी, गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं और त्रिभुज के कोणों, 3 भुजाओं और 3 कोणों का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ये अपनी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब इसको लिखते हैं, ठीक है, साथ साथ में आपको भी नोट करना है नोटबुक में। परिभाषा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। इसकी पूरी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी इसकी, ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के
कितने शब्दों? 2 शब्दों। 2 शब्दों कौन से हैं अभी? एक तो है ट्रिग्नोन और एक और क्या है? मेट्रोन। मेट्रोन METRON, मेट्रोन से मिलकर बना है, मिलकर बना है। अभी बात ये है कि ये परिभाषा मैंने अभी भी बताई है, पर मैं दोबारा लिखा क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये जो अपनी क्लास चल रही है ना, ये YouTube की जो भी क्लास चल रही है, केवल समझाने के लिए नहीं है। आपको नोटबुक में जैसे क्लास में काम करवाया जाता है वैसे ही काम करवाया जाएगा, नोटबुक में इसको आपको नोट कर लेना है। इसलिए दोबारा से लिखा रहा हूँ पूरी में कि नोटबुक में कैसे लिखना है इसको, ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों ट्रिग्नोन मेट्रोन से मिलकर बना है। यहाँ ट्रिग्नोन का हिंदी अर्थ है, ट्रिग्नोन का अर्थ है, क्या है ट्रिग्नोन का अर्थ? त्रिभुज। तथा मेट्रोन का अर्थ मापन है। मेट्रोन का अर्थ क्या है? मापन है। अर्थात परिभाषा बनेगी, अर्थात गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज और त्रिभुज के आगे एक ब्रैकेट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। क्या करना है परिभाषा में? जिसमें किसी त्रिभुज और त्रिभुज के आगे थोड़ा सा क्या छोड़ना है? स्पेस। स्पेस क्यों छोड़ना है? क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को याद रखनी है। क्या बात है? वो परिभाषा के बाद में देखेंगे। क्या परिभाषा बन रही है कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का मापन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति कहा जाता है। ये अपने को परिभाषा ऐसे नोट करनी है नोटबुक में, ठीक है। ये परिभाषा बन गई। अब मैंने क्या किया इसमें कि अर्थात के बाद में क्या लिखा है? गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज और त्रिभुज के आगे क्या है? स्पेस। ये स्पेस क्यों दिया है मैंने? याद रखना है कि ये जो त्रिकोणमिति है ये सभी प्रकार के त्रिभुजों में कार्य नहीं करती है। त्रिकोणमिति सभी प्रकार के त्रिभुजों में कार्य नहीं करती है। याद रखना है त्रिकोणमिति केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही कार्य करती है, इसके अलावा किसी त्रिभुज में कार्य नहीं करती। ये बात अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्या याद रखनी है? त्रिकोणमिति केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है, इसके अलावा और किसी में लागू नहीं होती। तो भाई एक तो होगी त्रिकोणमिति, और एक चीज और भी है जो केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है। क्या है वो? है पाइथागोरस प्रमेय। यानी इसके अलावा एक चीज और है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है, इसके अलावा और कोई त्रिभुज में लागू नहीं होती है। ये बात अपने को क्या रखनी है? याद रखनी है। अपने क्या बात करी है कि एक तो त्रिकोणमिति नंबर 1 और नंबर 2 अपने पास है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। नंबर 1 क्या है? त्रिकोणमिति, और नंबर 2 क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अपने को याद रखना है कि एक तो त्रिकोणमिति, एक पाइथागोरस प्रमेय, दोनों के दोनों और कोई से भी त्रिभुज में कार्य नहीं करते हैं और कौन से भी त्रिभुज में लागू नहीं होते हैं। ये दोनों नियम केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होते हैं, समकोण त्रिभुज में ही लागू होते हैं, ठीक है। याद रखना ये बात। अब हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति है, त्रिभुज की है, समकोण त्रिभुज की है, तो अपने को पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं सबसे पहले उसकी क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। अब भाई त्रिभुज की परिभाषा तो कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं, 8वीं, 9वीं अपन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। बंद होनी चाहिए भी। देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। यहाँ पर भी कितनी भुजा है? 3। यहाँ पर भी कितनी भुजा है? 1, 2, 3। पर अंतर क्या है? ये आकृति क्या है? बंद है। ये आकृति क्या है? खुली है। तो ये त्रिभुज है क्या? ये त्रिभुज नहीं है और ये त्रिभुज है। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? त्रिभुज की परिभाषा बन गई कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब अपने को करना क्या है? देखो, नॉर्मल सी परिभाषा, ये कोई दिक्कत नहीं है, लिखने वाली चीज़ नहीं है।
अपने को करना क्या है, अपने को करना ये है कि त्रिभुज के मुख्य प्रकार कौन से हैं और कौन सा अपने काम आएगा, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। तो याद रखना है त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति क्या होती है, त्रिभुज। अब त्रिभुज के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, याद रखना है त्रिभुज के मुख्य प्रकार होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। पहला प्रकार कौन सा है, पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। वैसे तो और भी प्रकार होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, और भी त्रिभुज होते हैं, पर अपन भुजाओं की बात कर रहे हैं, कोण की बात नहीं कर रहे कि भुजाओं के तौर पर कौन से त्रिभुज होते हैं। तो देखो आप, समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 है वो है विषमबाहु त्रिभुज। ये जो विषमबाहु त्रिभुज है ये बहुत कम काम में आता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और नंबर 4 है समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज भुजाओं के लिए नहीं है, ये त्रिभुज कोण के लिए है, पर ये अपने लिए काम आएगा, इसलिए अपन इसको लिख रहे हैं। मुख्य रूप से अपने को 10th की क्लास में ये 4 त्रिभुज ही काम में आएंगे, इसलिए मुख्य प्रकार 4 बताए हैं मैंने। ठीक, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और एक और है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या बताया कि त्रिभुज के मुख्य प्रकार कितने याद रखने हैं, 4। पहला प्रकार कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, और चौथा है समकोण त्रिभुज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी त्रिकोणमिति और पाइथागोरस प्रमेय ये दोनों के दोनों केवल किस में लागू होते हैं, समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में कि ये होते क्या है। समबाहु त्रिभुज, देखो कोई भी चीज़ की अपने को परिभाषा पढ़नी हो ना, कोई भी चीज़ की अपने को परिभाषा पढ़नी, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कोई भी चीज़ की अपने को परिभाषा पढ़नी है तो अपन क्या करेंगे, अपन उसकी संधि विच्छेद करेंगे, उसका अपन तोड़ेंगे, उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको, ये समबाहु त्रिभुज है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सम प्लस बाहु और त्रिभुज का त्रिभुज। सम का मतलब क्या होता है, समान, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा, और त्रिभुज का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान। सभी का नाम नहीं दिया इसमें, पर इसमें 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा नहीं बोला ना, कुछ भी नहीं बोला, मतलब सारी भुजाएं क्या है, समान है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे भी, ये अपने पास एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए, बी और सी। यदि ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर की है, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर की है, तीनों भुजाएं समान है, तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और एक बात और याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं। क्या याद रखना है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान। और एक बात और याद रखनी है कि इसके तीनों कोण भी कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। अब अपने पास त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो वही बात है, किसी भी चीज़ की परिभाषा समझनी है, क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे। सम है तो सम, प्लस द्वि है तो द्वि, प्लस में क्या है, बाहु, और त्रिभुज है तो त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब है भुजा, और त्रिभुज का मतलब है त्रिभुज। क्या परिभाषा बन गई, ऐसा त्रिभुज जिसमें कितनी भुजाएं, 2 भुजाएं क्या हो, समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु हो गया जिसमें सभी भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान होती है। कैसे समान होती है, मान लो ये अपने पास एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए, बी और सी। ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर की है, परंतु ये भुजा कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है। तो क्या बन गया अभी, ये देखो 2 भुजाएं समान है और एक भुजा क्या है, असमान है। तो 2 भुजाएं समान हो गई, कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और एक बात और याद रखनी है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले, इसके सामने वाला ये कोण है और इसके सामने वाला ये कोण है।
समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, त्रिभुज में समान होते हैं। तो याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तथा इसके आमने सामने वाले दो कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बात अपने को क्या रखनी है, याद रखनी। तो समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया। अब अपने पास है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। तो देखो, तो अभी अपना ये 3 नंबर पार्ट है, समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया। अब अपना टॉपिक है विषमबाहु, सॉरी ये तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। वही बात है, किसी भी चीज़ की परिभाषा समझने तोड़ेंगे उसको शब्दों में। तो ये जो है ये है विषम प्लस बाहु है तो बाहु और त्रिभुज है तो त्रिभुज। अपने को पता है कि सम को क्या बोला था अपन ने, समान। तो विषम का मतलब क्या लेना है, असमान। याद रखना ये बात, सम का मतलब क्या लिया था, समान। तो विषम का मतलब क्या लेंगे, असमान। बाहु का मतलब है भुजा और त्रिभुज का मतलब है त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, असमान हो। अब इसमें बोला नहीं है कि एक भुजा होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए या 3 असमान होनी चाहिए। तो याद रखना है जहाँ पे बताया न हो, समबाहु की तरह जहाँ पे बताया न हो कि कितनी भुजाएं लेनी है, वहाँ पर तीनों भुजाएं लेनी है। तो परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसे कहलाता है, मान लो अपने पास ये क्या है, त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी और सी। यदि ये भुजा अपने पास है 6 सेंटीमीटर की, ये भुजा है 5 सेंटीमीटर की और ये भुजा है 11 सेंटीमीटर की, तो ये 6 की है, ये 5 की है और ये कितने की है, 11 की। तीनों भुजाएं समान है या असमान है, तीनों भुजाएं असमान है। और तीनों भुजाएं असमान होने के कारण यह कौन सा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो पहला पार्ट हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, फिर हो गया विषमबाहु त्रिभुज और अब आ गया अपने सबसे इंपॉर्टेंट समकोण त्रिभुज। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। एक बार इन तीनों की परिभाषा थोड़ी सी रिपीट करते हैं। कैसे, ऐसा त्रिभुज, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं, 2 भुजाएं, द्वि का मतलब क्या है, 2। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। और अब अपने पास नंबर 4 है समकोण त्रिभुज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी अपन अलग से चर्चा करेंगे। पहले अपन त्रिभुज के बारे में एक चीज और पढ़ते हैं। देखो, अपने पास एक आकृति है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी। ये अपने पास एक आकृति है। अपन क्या करते हैं इसमें कि इसमें कोई भी भुजा है, ये भुजा अलग है, मान लो ये अलग है, ये अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। अब इसको दर्शाने के लिए एक हीरोन का सूत्र होता है। क्या होता है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये जो सूत्र होता है ये हीरोन का सूत्र होता है। इससे किसी त्रिभुज का क्या निकालते हैं अपन, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें ये ए बी और सी, ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, मैंने इसको लिख दिया ए अपनी मर्जी से, इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया सी। ये सही है या गलत है? बहुत बार मैंने देखा है कि अपन कोई त्रिभुज लेते हैं तो इसको ए मान लिया अपनी मर्जी से, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, उत्तर आ रहे हैं, उत्तर सही आ रहे हैं, पर ये चीज़ सही है या नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बात अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है। कैसे सही नहीं है, ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कोण होता है ए, इस कोण के सामने वाली भुजा है उसको लिखते हैं स्मॉल ए, फिक्स होता है ये जो कोण होता है बी, इस कोण के सामने वाली भुजा को लिखते हैं, सॉरी ये कैपिटल बी, इसके सामने वाली भुजा को लिखते हैं स्मॉल बी। और ये कोण होता है सी, इसके सामने वाली भुजा को लिखते हैं अपन स्मॉल सी। ये फिक्स होते हैं, इसको अपन अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। तो याद रखना है ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। देखो ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। इसको दर्शाया कैसे है, कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते इसको, ये इसका फिक्स नियम होता है। ये बात अब क्या रखनी है, अपने को याद रखनी है। देखो अब अपने पास चौथा प्रकार है त्रिभुज का, वो है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण
त्रिभुज। तो अपने को पता है कि समकोण क्या होता है। समकोण होता है पूरा पूरा फिक्स कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। यानी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी समकोण का मतलब 90, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी क्या हो, समकोण हो, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री कैसे कि ये अपने पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। ये कोण ए है, ये कोई सा भी न्यून कोण हो सकता है। कोण सी है, ये कोई सा भी न्यून कोण हो सकता है। यदि ये कोण बी कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, ये कोण बी कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, तो ये जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यानी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, याद रखना है केवल एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और ये जो समकोण त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं हैं, इनके नाम फिक्स होते हैं। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या नाम होते हैं, समकोण त्रिभुज की एक भुजा का नाम होता है कर्ण, एक अन्य भुजा का नाम होता है लंब और तीसरी भुजा का नाम होता है आधार। क्या याद रखना है कि समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, उनके नाम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। एक का नाम क्या होता है, कर्ण, एक का नाम है लंब, एक का नाम है आधार। तीनों नाम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब देखो भी कि कर्ण, लंब और आधार है, ये तीनों भुजाएं हैं। अपनी मर्जी से क्या लिखते हैं, मान लिया इसको लिख दिया कर्ण, इसको लिख दिया लंब और इसको क्या लिख दिया, आधार। तो ये सही है क्या, अपनी मर्जी से अपन ने कर्ण, लंब, आधार तीनों नाम लिख दिए, सही है क्या, ये सही नहीं है। इन तीनों के नाम लिखने के लिए भी एक नियम होता है। क्या नियम होता है, नियम होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ध्यान से देखना है भी, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। उसके अलावा दोनों भुजाएं बच गई, उनमें से अपन अपनी मर्जी से किसी को भी लंब लिख सकते हैं और किसी को भी आधार लिख सकते हैं। क्या याद रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में, कौन सा समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज, ये भी याद रखना है भी, कौन सा समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री के अलावा और कोई अलग से कोण न दिया है, उसमें कर्ण, लंब, आधार की पहचान कैसे करेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। उसके अलावा दो भुजाएं बचेगी, अपनी मर्जी से किसी को लंब मान सकते हैं, किसी को आधार मान सकते हैं। यदि ये कर्ण है, ये तो फिक्स है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये क्या है, फिक्स है। अब 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, इसके अलावा यदि इसको लंब मान लिया तो ये क्या बन जाएगा, आधार। क्या बोला मैंने कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री के अलावा और कोई कोण नहीं दिया है, उसमें पहचान कैसे करेंगे, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। यदि मैं इसको लंब मानूंगा तो ये क्या बन गया, आधार। और यदि मैं इसको आधार ने मानकर लंब मानूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आधार। ये अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब 90 के अलावा और कोई कोण न दिया गया हो। कैसे पहचान हुई, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, अन्य दो भुजाओं में से अपनी मर्जी से इसको लंब मानेंगे तो ये आधार, इसको लंब मानेंगे तो ये आधार। कब होगा, जब 90 के अलावा और कोई कोण न दिया हो। परंतु अपन एक और त्रिभुज बनाते हैं। ये मेरे पास एक और त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। कोई जरूरी नहीं है ए बी सी ऐसे लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी और सी। ये ए बी सी अपने पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये इस कोण के पास एक चौकोर डब्बा बना दिया मैंने। इस चौकोर डब्बे का मतलब क्या होता है, इस चौकोर डब्बे का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण यानी समकोण, 90 डिग्री का कोण यानी समकोण। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री कोण है, पिछले डायग्राम में क्या लिए थे अपन ने, इस त्रिभुज में 90 डिग्री के अलावा और कोई कोण नहीं लिया था। अपन एक काम करते हैं, इस बार 90 डिग्री के अलावा कोई दो कोण है, उनमें से अपन एक कोण को थीटा मान लेते हैं। याद रखना है कि कोण को अपन किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। कोण को थीटा से दर्शाया जाता है। तो क्या किया, 90 डिग्री के अलावा एक और कोण ले लिया जिसका नाम दे दिया थीटा। अब पहचान कैसे करेंगे, अब सब कुछ फिक्स हो गया। पहले क्या था, पहले था कि 90 के सामने वाला कर्ण, बाकी दो भुजाएं हैं वो अपने
अपनी मतलब मर्जी से माननी है। इसमें क्या करेंगे, इसमें 90 के सामने वाली भुजा तो फिक्स ही होती है, हमेशा कर्ण ही होगी। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण ही होगी। लेकिन याद रखना है, इस बार अपनी मर्जी नहीं चलेगी कि इसको लंब इसको आधार लिख दिया, इसको लंब इसको आधार लिख दिया। क्या करेंगे, याद रखना है 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और बाकी बच गई वो भुजा क्या होती है, आधार। क्या हो गया, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा फिक्स हो गई इस बार लंब, इसको आधार नहीं लिख सकते अपन, ये लंब होगी, बाकी बचेगी बाकी वो क्या बनेगी, आधार। 90 के सामने वाली कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब, बाकी बच गई वो आधार। तो ये फिक्स हो गया, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जिनमें से एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तीनों भुजाओं के नाम फिक्स होते हैं, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण कौन सा होता है, 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, बाकी बच गया वो आधार। अब अपन बात कर रहे थे, नंबर 1 बात चल रही थी त्रिकोणमिति की, त्रिकोणमिति की, और नंबर 2 बात चल रही थी पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय की। अब अपने को पता होना चाहिए कि ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो देखते हैं अपन इसको, ये है अपने पास पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पीजीटी, पीजीटी। पीजीटी कैसी है ये, क्योंकि इसको इंग्लिश में लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, पीजीटी शॉर्ट में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने को पता है, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास में भी अपन पढ़ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है, उसके लिए ये मान लिया अपने पास एक थीटा है, तो 90 के सामने वाला कर्ण है, थीटा के सामने वाला लंब है, और बाकी बच गया वो आधार है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इसके लिए इसका नाम ABC दे दिया, ABC। इस समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण की स्क्वायर बराबर होता है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। यानी इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा ये बनेगी, कर्ण, एक बात याद रखनी है अपने को, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। क्या बात याद रखनी है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। बाकी लंब और आधार में से कोई सी भी बड़ी हो सकती है और कोई सी भी छोटी हो सकती है। क्या याद रखना अपने को, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, लंब और आधार में से कोई सी भी बड़ी हो सकती है और कोई सी भी छोटी हो सकती है। अब परिभाषा देखो, पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा क्या बनेगी, कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा, और लंब और आधार क्या है, छोटी भुजाएं, मतलब कर्ण से छोटी है ना, कर्ण से छोटी है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा, लंब और आधार छोटी भुजाएं। परिभाषा क्या बनेगी, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा बन रही है, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ध्यान से देखना, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं एक बार। परिभाषा मतलब अपन लिखेंगे वैसे ही परिभाषा बन जाएगी। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो आपको नोट करना है ये बात है कि पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने, परिभाषा में बोल रहा हूं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, याद रखना है अपने को, सीधा ये याद रखना है, नियम याद रखना है, परिभाषा सुन लो आप। पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा क्या बनेगी, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय दी, जिसके अनुसार समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो अपने को कुछ नहीं, ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी एक लाइन है, ये नियम है, ये नियम क्या रखना है, याद रखना है। अब अपन
त्रिभुजों के बारे में पढ़ लिया अपन ने त्रिकोणमिति। स्टार्ट में क्या किया अपन प्रश्नावली जो पढ़ रहे थे नंबर 8 ऊंचाई एवं दूरी, उसमें 3 टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? सबसे पहला टॉपिक है अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा है त्रिकोणमितीय सारणी, तीसरा है डायग्राम। तो उसमें नाम आया था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की परिभाषा अपन ने पढ़ी, ट्रिग्नोन, मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब त्रिभुज, मेट्रोन का मतलब मापन, यानी त्रिभुज का मापन गणित की जिस शाखा में करते हैं वो त्रिकोणमिति होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अपन ने त्रिभुज के प्रकार पढ़ लिए। अब अपनी जो अगली वीडियो बनेगी उस अगली वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो भैया। अपन बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की। ये जो वीडियो है ये नॉर्मल बेसिक है, यानी 7वीं 8वीं 9वीं में अपन जो चीज़ पढ़ के आए हैं वो यहाँ पर भी काम आ रही है अपने, इसलिए दोबारा बताया। 7वीं 8वीं 9वीं में अपन जो चीज़ पढ़ के आए हैं वही चीज़ थोड़ी सी रिपीट कराई है आज मैंने। अगली जो वीडियो बनेगी उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें त्रिकोणमिति के टॉपिक पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक? त्रिकोणमिति का पहला टॉपिक होता है त्रिकोणमितीय फलन, कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, कितने होते हैं। दूसरा टॉपिक बनेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये दूसरा टॉपिक बनेगा, ये पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक बनेगा त्रिकोणमितीय सारणी, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। चौथा टॉपिक बनेगा त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण। और 5वां टॉपिक बनेगा 90 - थीटा वाले सूत्र। ये इतनी चीज़ अपने को पढ़ ली तो याद रखना कि इतनी चीज़ में प्रश्नावली संख्या 6 10th क्लास की प्रश्नावली संख्या 6, 7 और 8 तीनों मिला के ऑलमोस्ट 11-12 नंबर की है। ये तीनों का बेसिक इस चीज़ में क्लियर हो जाएगा। ये अपनी अगली वीडियो में आएगी। तो स्टूडेंट्स ये अपनी आज की वीडियो थी। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके आप बताएं, और इस चैनल को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे जो हैं जो घर पे बैठे हैं उनके लिए हम यहाँ पे आके दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी टीम लगी पड़ी है पूरी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बताएं कि इस वीडियो में कुछ कमी लगी या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, ताकि अपन दोबारा बताएं इसको। तो ठीक है।